हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का सिविक्स का है। और सिविक्स का जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का जो है डिस्कशन करने वाले हैं। इसका एमसीक्यू क्लास जो है हो चुका है। तो चलिए हम लोग एक बार चैप्टर को, इसका एक एक लाइन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा सीटेट में जो है ना आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। इसके इसलिए जो है आपका एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। और ऐसे भी आपका जितने भी एग्ज़ाम है ना, जैसे बिहार स्टेट बीपीएससी, उसका मेन फोकस जो है वो आपका एनसीईआरटी है, कीवीएस इनवीएस। इसलिए हमारा फोकस भी जो रहेगा वो एनसीईआरटी की बुक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर। आज का क्लास 6 का पहला चैप्टर है आपका विविधता। और इससे बहुत ही ईजी क्वेश्चन हमें सीटेट में देखने को मिलता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और इसका एमसीक्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, क्या है विविधता की समझ। तो देखिए, अलग अलग तरीके से जो है ना हमें विविधता के बारे में जो है यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि हम पहले से आपको थोड़ा सा देना चाहते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल से जो है हमें जो है विविधता के बारे में यहाँ समझाया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपके क्लास में 4-5 बच्चे हैं, ठीक है। अगर हम चारों बच्चे को जो है, अगर आपको किसी तरह का पेंटिंग बनाने बोले या किसी तरह की का चित्र बनाने बोले, तो हम देखेंगे कि चारों बच्चे का जो पेंटिंग है या जो चित्र है ना, ये चारों का अलग अलग है, ठीक है ना। चारों का अलग है, चारों में जो है हमें भिन्नता देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो भिन्नता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विविधता कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग देखें कि एक क्लास में जो है अगर हम लोग ड्राइंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं, तो किस तरीके से हमें विविधता देखने को मिली और किस तरीके से भिन्नता देखने को मिली। इसी तरीके से हमें हर चीज़ में जो है भिन्नता और विविधता देखने को मिलता है। और जैसे कि अगर हम लोग कह सकते हैं कि सबका जो खान पान होता है ना, वो अलग रहता है, ठीक है। पहनने का जो स्टाइल रहता है, वो कपड़ा जो रहता है वो अलग रहता है। उनके बोलने का तौर तरीके जो रहता है वो अलग रहता है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी आपका एक विविधता हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा लिया गया है आपका एग्जाम्पल से, अलग अलग एग्जाम्पल से यहाँ हमें समझाने की कोशिश किया गया है कि विविधता होता क्या है। तो जैसे कि दोस्ती करना, ठीक है। तो देखिए, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है। नीचे दी गई कहानी पढ़े और इस बारे में सोचे। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों का हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वो रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हो। वो बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हो? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वो कुछ होता है, मैंने किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों की हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वो फिर से वहाँ पर था और वो मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है। अंग्रेजी का ये सब्जेक्ट उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वो उसका प्रयोग कर रहा है, ठीक है। यहाँ आपको ना ये क्वेश्चन आता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, प्रजा भी होता है, ठीक है। इसका दो मतलब होता है, एक सब्जेक्ट और एक आपका, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट का दूसरा अर्थ जो है प्रजा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल वो क्वेश्चन हमें याद नहीं है, लेकिन हम जो है ना ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन किए हैं उसमें हम ये जो क्वेश्चन है ना उस वो आपका करा चुके हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा। तो ओह, ये कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी मैंने काम
करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वो मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब हो गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है? जानते हो? हनुमान। तो तब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वो बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाए? अगले दिन वो चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वो दिखा और ना ही आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अंग्रेजी आती है, वही समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है, वही समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। वो खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया जाएगा और हमें विविधता के बारे में समझाया गया है, जिससे आप देख सकते हैं कि ये दोनों समीर है। दोनों में जो है, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। एक का बोलने का तरीका अलग है, दूसरे का बोलने का तरीका अलग है। एक का खान पान अलग है, दूसरे का खान पान अलग है। फिर पहनने का तरीका अलग है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। तो अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और एक समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से और हर एक मतलब अलग अलग तरीके से अगर हम देखा जाए यहाँ पे, तो बहुत ही तरीके से जो है ये एक दूसरे से अलग थे। अगर हम उदाहरण के लिए ले, तो एक ने स्कूल में पढ़ाई की, जबकि दूसरे जो था वो अखबार बेचता था। ठीक है। तो समीर दो को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। अपने इलाके में ऐसे कई लोग को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। ये फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ये विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, ये लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। अब देखिए, इससे पहले हम लोग विविधता देखें, ठीक है ना। अब हमें जो है असमानता दिखाने की कोशिश कर रहा है और गैर बराबरी बताने को बता रहा है। ठीक है। अब गैर बराबरी और असमानता हम लोग किसको कहते हैं? तो देखिए, ये दोनों जो है ना अलग है। आपका गैर बराबरी और असमानता जो है ना, ये आपका विविधता से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? तो जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ जो है बहुत ही गरीब है, जिसके कारण वो जो है स्कूल नहीं जा पा रहे। कभी कभी उनके पास खाने की चीज़ें नहीं है, जबकि दूसरे के पास हर चीज़ मौजूद है। किसी के पास यानी हर चीज़ की संसाधन है, किसी के पास कुछ भी संसाधन नहीं है। ठीक है ना। तो ये विविधता नहीं है, ये किसका उदाहरण है? तो ये जो है असमानता है और ये जो है आपका गैर बराबरी है। ठीक है ना। तो जाति व्यवस्था असमानता के एक और उदाहरण है और इसी व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे
उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा और इससे गैर बराबरी पैदा हुई और आप इस बारे में अगली पार्ट में पढ़ेंगे। अब देखिए गैर बराबरी और किस किस तरीके से मतलब कि यहाँ पे हुई है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ये जो जाति व्यवस्था, जैसे कि सोनार सोनार का काम करता है, ठीक है, लोहार लोहार का काम करता है। आप देख सकते होंगे कि जो लोहार है वो उसी काम को मतलब है सीखेगा और उसी पे जो है अपना काम अपना रोजी रोटी का साधन बनाएगा। तो ये ही जो है ये आपका गैर बराबरी है, ठीक है, कि जो जिस जाति के हैं और जिस जाति में वो पैदा लिए हैं वो उसी काम पे डिपेंड रहते हैं। तो ये क्या है, ये गैर बराबरी है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा कि गैर बराबरी का कौन सा उदाहरण है, या असमानता का कौन सा उदाहरण है, या आपको विविधता का कौन सा उदाहरण है, ठीक है ना। तो गैर बराबरी और विविधता ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। विविधता हो गया कि अगर आपके पास भी सब चीज़ें है, उसके पास भी सब चीज़ें है, लेकिन आप लोगों का रहने का तौर तरीका या किसी में भी अगर डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है तो वो विविधता हो गया। लेकिन यहाँ पे गैर बराबरी की बातें की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन जो है ऐसे देखने को मिलता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अच्छा, अब ये विविधता जो है हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है सिटिंग में देखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग जो लोग होते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम है, ठीक है, या सिख ईसाई है, तो उन सभी का आप अगर देखेंगे ना तो उनका जो खाने पीने का जो तरीका रहेगा ना, फिर जो कपड़े पहनने की जो तरीका होती है ना, वो अलग अलग होता है। तो अगर एक दूसरे से जब ये मिलते हैं ना तो अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे, वो अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे, अपने खान पान के बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से जो होती है ना एक तरह का समृद्धि आती है, मतलब समृद्ध होता है, हमारी संस्कृति में जो है समृद्ध होती है, ठीक है। तो ये था। यहाँ पे थोड़ी सी इसको देख लेते हैं। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है और उसके पढ़कर ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वो विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्हें जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में खोते लगाए और स्कूल और दोस्ती की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हो, उन सभी कहानियों यह कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे विविधता किस तरीके समृद्ध होती है, मतलब क्या बोलता है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। इस छोटे से एग्जाम्पल से थ्रू जो है यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है कि जैसे कि अगर अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, वो अलग अलग तरीके कहानियाँ लिखते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना वो आपका जानवरों पे कहानियाँ लिख रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना वो अपने दोस्तों पे कहानियाँ लिख रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना राजा रानी की पे कहानियाँ लिख रहे हैं। मान लीजिए ऐसे ही अगर कुछ जो है पक्षी पे कहानियाँ लिख रहे हैं, तो अगर ऐसे लोगों को जो है अगर हम बांध के रखते हैं कि नहीं भाई तुम्हें सिर्फ मतलब कि दो जानवरों को देखना है, ठीक है, या सिर्फ तुम्हें दो लोगों से मिलना है, ठीक है, तो वो लोग फिर उनकी सोच जो है लिमिटेड हो जाती है और फिर जो है उसकी वो आगे ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है हम उसको रोक दे रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में जितना ज़्यादा ये जो है मतलब कि अधिक जितने लोगों से जितने अधिक चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है उतनी ही ज़्यादा जो है सोच का विचार होता है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे विविधता जो रहती है वो समृद्धि लाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे जीवन को समृद्ध करती है, ठीक है। तो भारत में विविधता, जैसे कि भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं यहाँ पे, जैसे कि पता है कि यहाँ पे अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग खान पान है, ठीक है। तो हम विविधता को कैसे समझे, अब यहाँ पे विविधता को हम लोग कैसे समझे, ठीक है। तो देखिए विविधता के बारे में तो हम लोग तो समझ में आ गया कि है क्या ये। तो देखिए इस टॉपिक में क्या दिया हुआ है, जैसे कि 2 सवा 200 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे
जीवन का हिस्सा नहीं था, तब भी लोग जो है संसार के एक भाग से दूसरे भाग जाते थे, ठीक है? तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि जब मतलब आज से पहले जो है लोग कैसे आना-जाना करते थे, तो जैसे वो पानी के जहाज़ से, घोड़े से या ऊँट पर बैठ के आते थे। ये हिस्ट्री का जो है एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो अक्सर ये यात्रा खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में। अच्छा, ये जो है यात्रा क्यों करते थे? तो ऑब्वियसली जो है काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है? और अब भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है काम की तलाश में ही जाते हैं। अब यहाँ देखिए, या तो आप ये भी देख सकते हैं ना कि कभी-कभी कोई जगह जो होता है सूखा पड़ जाता है, कहीं अकाल पड़ जाता है, ठीक है? और कहीं पानी खत्म हो जाती है, तो वो भी जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो देखिए, लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते हैं, तो उनके रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ चीज़ें वो नई जगह की अपना लेते हैं और कुछ चीज़ें वो पुराने ढेरों पर ही चलते रहते हैं। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता है और उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान-प्रदान होता है और धीरे-धीरे एक मिश्रित यानी मिली-जुली संस्कृति उभरती है। तो जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, एक जगह लोग अगर जब दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे कि हम ही लोग अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम एक जगह रहे, फिर जब दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वहाँ की संस्कृति या वहाँ के खान-पान, वहाँ का कुछ होता है, तो हम उसको अपना लेते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जब दोनों संस्कृति और अलग-अलग चीज़ें जब मिलती है, तो एक नई चीज़ जो है उभर कर आती है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी विविधता जो है हमारे जीवन को समृद्ध करती है, ठीक है? तो अगर अलग-अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि विविधता जो है किस तरीके से जो है हमें आगे बढ़ाती है ना? तो ठीक इसी प्रकार जो है लोग अलग-अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान-पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वो करेंगे वो भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्ज़ी या अनाज उगाते हैं। वो इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के 2 भाग हैं, लद्दाख और केरल के उदाहरण के ज़रिए ये समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसकी ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक का क्या असर पड़ता है। देखिए, यहाँ पे लद्दाख और केरल, यहाँ से जो है हमें क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है? तो लद्दाख और केरल को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है? यहाँ से विविधता के बारे में जो है समझाने की कोशिश किया गया है। तो चलिए, और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है? जैसे कि लद्दाख, सबसे पहले तो ये पूछा जा जाएगा कि लद्दाख कहाँ है? तो लद्दाख जो है जम्मू और कश्मीर के पूर्व की पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पे जो है बहुत ही कम खेती संभव है। क्यों संभव? क्योंकि यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होता है, पहला पॉइंट, ठीक है? और ये इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, क्योंकि ठीक है, और पीने के पानी के लिए गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं, ठीक है? और यहाँ के लोग एक खास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक खास किस्म की जो बकरी पालते हैं, ठीक है ना, जिससे हमें पश्मीना ऊन मिलता है। ये जो ऊन होता है ना, बहुत ही महंगा रहता है, बहुत ही कीमती रहता है, बहुत ही मुलायम रहता है, ठीक है? लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को कहाँ बेचते हैं? तो कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। कौन लोग बेचते हैं? लद्दाख में। तो ये आपका पश्मीना ऊन कहाँ मिलता है? तो ये लद्दाख में मिलता है, एक खास किस्म की बकरी से मिलता है, ठीक है? तो कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। देखिए, इस पश्मीना शाल से क्वेश्चन आता है, ठीक है? याद रखिएगा। फिर यहाँ के लोग दूध से बने, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ के लोग क्या खाते हैं? तो दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज़ और मांस खाते हैं। और हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और इन इन लोगों के पास जानवर अधिक होती है। तो जो भी चीज़ें होती है, जानवर से जो भी चीज़ें मिलती है, वो चीज़ पे ये लोग निर्भर होते हैं। फिर रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है, जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले इस इलाके में पहुंचते थे, जिससे आज हम तिब्बत कहते हैं। और ये काफ़िले अपने साथ जो है मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि किसके रास्ते जो है बौद्ध जो है तिब्बत पहुंचता था? तो लद्दाख के रास्ते जो है ये तिब्बत पहुंचा था, ठीक है? याद रखिएगा, तिब्बत, लद्दाख को छोटा तिब्बत। और ये क्वेश्चन आता है, लद्दाख को हम लोग क्या कहते हैं या किसको छोटी तिब्बत के
नाम से जानते हैं, तो लद्दाख को जो है छोटी तिब्बत के नाम से जानते हैं। करीब 400 साल पहले, कितने साल पहले, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि इस्लाम धर्म कब आया था आपका, तो लगभग जो है 400 पहले जो है यहाँ पे इस्लाम धर्म आया था, और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। याद रखिएगा, केसर सागा जो एक तरह का ग्रंथ है जो कि तिब्बत का है, ये बहुत ही लद्दाख में प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है, तो ये था लद्दाख। लद्दाख से बहुत सारा क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है। तिब्बत, लद्दाख, ये जो है अभी हम टर्म्स जो, या पश्मीना, ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन जो है सीटेट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है केरल। केरल में एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, ये है नाव प्रतियोगिता, कि केरल में जो ओणम का जो फेस्टिवल होता है उसमें क्या चीज़ हमें बहुत ही यानी बहुत क्या चीज़ हमें देखने को मिलता है, तो वो है अपना नाव प्रतियोगिता। चलिए एक बार हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला तो ये है, केरल कहाँ है, तो ये भारत के दक्षिण पश्चिमी में, दक्षिणी पश्चिमी मतलब ये हो गया पूरब, ये पश्चिम हो गया, सॉरी ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, पूरब हो गया। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। तो ये दक्षिण पश्चिमी मतलब ये वाला इलाके में बोल रहा है, ये बसा हुआ है आपका क्या, केरल राज्य बसा हुआ है। और ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ी। याद रखिएगा, एक तरफ समुद्र से है, दूसरा तरफ पहाड़ी से है। इन पहाड़ी पर विविध प्रकार के, अच्छा ये जो आपके मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची कहाँ है, तो ये आपका केरल में उगाया जाता है, तो याद रखिएगा। और इसी के कारण यहाँ पे व्यापारी जो रहता है ना बहुत ही आकर्षित होते हैं। सबसे पहले अरबी और एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। देखिए कौन सा लोग जो है सबसे पहले जो है केरल आए थे व्यापारी लोग, तो उसमें अरबी थे और यहूदी थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। संत थॉमस जो है सबसे केरल आए थे कितने 2000 वर्ष पहले। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, संत थॉमस ईसाई धर्म जो है केरल में लेके आए थे, और अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, उनका यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का वितरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। देखिए ये इब्न बतूता के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं और वहाँ से क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, उसका यात्रा वृत्तांत के बारे में भी पढ़े हुए हैं। तो कितने साल पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे 700 साल पहले, तो ये याद रखिएगा यहाँ पे आए थे 700 साल पहले। अब देखिए वास्को डी गामा, ये भी जो है हमारा एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पे आए थे, और पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ठीक है, और इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग जो है विविध धर्म, और यहाँ पे इतने लोग आए, अलग अलग के धर्म के लोग आए, इसलिए अभी भी केरल में जो है अलग विभिन्न धर्म का पालन होता है, जैसे कि यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म जो है शामिल है। तो चीन के व्यापारी भी केरल आए, और यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए थे वो चीनी जाल, जिसको हम लोग हु बहू मिलते हैं, सॉरी हु बहू मिलते हैं, और उन्हें हम लोग चीन वाला कहते हैं, हु बहू। थोड़ा सा हमको लगा ये जाल का नाम है, ये हु बहू मतलब हम लोग कहते हैं ना हु बहू उसके जैसा, तो ये हु बहू जो है उस मिलता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, चीना वाला कहते हैं। तो तलने के लिए लोग जो है जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग चीना चट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, चीना चट्टी कहते हैं। और इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, चीन में हुई है। तो केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। देखिए कैसी खेती की जाती है, आपका कौन सी खेती की जाती है आपका केरल में, तो चावल की खेती होती है, और वहाँ के अधिकतर लोग क्या खाते हैं, तो मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है, मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो यहाँ पे था देखिए केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण नाव प्रतियोगिता। इसके बारे में हम सोच रहे थे कहाँ है, मिल नहीं रहा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये हमें सीटेट में देखने को मिला है बहुत ही ठीक है। ये क्वेश्चन तो याद रखिएगा, 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें ये आपका एक ऑप्शन रहता है मछली पकड़ना, या चिट्टी मट्टी में खाना, या आपका नाव प्रतियोगिता। तो ये नाव प्रतियोगिता जो रहेगा ये ओणम त्यौहार का सबसे विशेष आकर्षण माना जाता है। ठीक है, तो ये था
यहाँ अब देखिए केरल और लद्दाख दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न है, ये भी एक क्वेश्चन जो है आपका मतलब बनता है। तो ये आपका भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से अलग है। और हाँ, हम ये देखते हैं कि दोनों क्षेत्र के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है, और दोनों ही क्षेत्रों की चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन का इसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता रखता है। तो विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए काल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे, तो आप यहाँ पे क्या है देख सकते हैं कि हर एक जगह का अलग अलग जो है रीति रिवाज, जैसे ही हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे आप देखिएगा वहाँ का रहन सहन खान पान रीति रिवाज जो है बिल्कुल बदल जाता है। तो विविधता में एकता, याद रखिएगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, विविधता में एकता। क्योंकि विविधता में एकता किसने लिखी है, यहाँ से ये कहानी, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। तो किसने लिखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था अपनी किताब। और भारत की खोज भी किसने लिखा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और विविधता में एकता ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये हमारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ से भी जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। तो यहाँ पे भारतीय जननाट्य संघ, देखिए यहाँ पे एक छोटे सा ये दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी याद रखिएगा, जिसको हम लोग विविधता में एकता कहते हैं, किसने लिखा है, तो ये आपका किसने दिया है, तो आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से ये क्वेश्चन होता है। इसका मतलब जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, तो विभिन्न धर्म भाषा और क्षेत्र की महिलाओं पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे, और उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया और इकट्ठा जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हम लोगों का क्या है, अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। और इसे हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला पुरुष हिंदू मुस्लिम एवं सिख जितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे, तो उसमें से बहुत लोगों की जान गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। ये गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया जाता है। ये जो गीत अभी हम लोग यहाँ पे देखे, ठीक है ना, ये वाला गीत। भारत की खोज किताब, देखिए भारत की खोज ये किताब किसने लिखी है, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। और फिर देखिए इस क्या है, ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए कहा, अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये भी क्वेश्चन आपका आता है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर विविधता, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ को देखें। ठीक है, तो ये था पहला चैप्टर। तो यहाँ इसका एमसीक्यू जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग एमसीक्यू भी करने वाले हैं। देखिए एनसीईआरटी के एक पॉइंट हमें एक बार पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें जो है सीटेट में जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखना पड़ रहता है, इसलिए हमें एक बार पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आप इसका एमसीक्यू कर लीजिएगा, तो ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।